हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CU/CET PhD 2020 एग्ज़ाम से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हम जितने भी सॉल्यूशन देखेंगे वो सारे पहले हमने डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन CSIR के क्वेश्चन पेपर से आए हैं, तो उनका सॉल्यूशन पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम फिर से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर 1/z एट जेड इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन फर्स्ट में है माइनस ई रेज टू पावर -1, ऑप्शन सेकेंड ई रेज टू पावर -1, ऑप्शन थर्ड 1 प्लस ई रेज टू पावर -1 एंड ऑप्शन फोर्थ 1 माइनस ई रेज टू पावर -1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर 1/z। इसका हमें z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू फाइंड करना है। तो पहले हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। देखिए हमें पता है ई रेज टू पावर z, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देन यहाँ से ई रेज टू पावर 1/z, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 माइनस 1/z माइनस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर 1/z। तो यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर 1/z, इसकी वैल्यू ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस को कॉमन लेके लिख देंगे माइनस 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर -1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए रेजिड्यू क्या होता है 1/z का कोफिशिएंट होता है। अगर हम यहाँ पे इस एक्सपेंशन को ओपन कर दें तो वो क्या आएगा, देखिए ये कुछ इस फॉर्म में बन गया ई रेज टू पावर -x या फिर ई रेज टू पावर -z, जहाँ पे z की वैल्यू क्या है 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वाला एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/z माइनस 1/z स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस आगे की जितनी भी टर्म्स है वो तो हाईएस्ट टर्म्स आएगी तो उनको तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि हमें रेजिड्यू के लिए क्या चाहिए सिर्फ 1/z का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1/z का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस और यहाँ से ई रेज टू पावर -1, तो रेजिड्यू आ गया हमारे पास माइनस ई रेज टू पावर -1। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ माइनस ई रेज टू पावर -1, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, यहाँ पे हमें सर्कल दिया हुआ है z+1 मॉड्यूलस ऑफ z+1, लेकिन यहाँ पे रेडियस नहीं डिफाइन है, देन इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट pz qz be two non-zero complex polynomials, then pz qz bar is analytic if and only if option first pz is constant, option second pz qz is constant, option third qz is constant and option fourth pz bar qz is a constant। और ये जो क्वेश्चन है ये CSIR जून 2013 के क्वेश्चन पेपर से पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हम ऑप्शन फर्स्ट के लिए कंसिडर करते हैं pz इक्वल टू z एंड qz इक्वल टू 1। हमें दिया हुआ है जो pz और qz है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं pz इक्वल टू z एंड qz इक्वल टू 1। देन हमारे पास pz qz बार क्या आ जाएगा z के इक्वल आ जाएगा, और z एनालिटिक होता है c पे, तो हमें मिल गया अगर हम pz को z लेके चल रहे हैं और qz को 1, देन pz qz बार इक्वल टू z एनालिटिक है ये तो। लेकिन अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें pz कांस्टेंट नहीं है, pz तो हमने z कंसिडर किया ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी pz qz बार एनालिटिक है, देन ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है pz इज कांस्टेंट, देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में दिया हुआ है pz qz इज कांस्टेंट, लेकिन देखिए इसी एग्जांपल से यहाँ पे pz qz क्या आएगा, pz को qz से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो z मिलेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन pz qz बार z के इक्वल है जो क्या है एनालिटिक है, देन ऑप्शन सेकंड भी इसी एग्जांपल से डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ pz बार qz इज अ कांस्टेंट, तो सेम यही एग्जांपल से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया pz को z और qz को 1, तो यहाँ से pz बार qz क्या मिल रहा है हमें z बार मिल रहा है, ये तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन pz qz बार हमें क्या मिल रहा है
अगर हम पी जेड क्यू जेड बार देखेंगे तो वो हमें जेड के इक्वल मिलेगा, ये तो एनालिटिक है। लेकिन फिर भी पी जेड बार क्यू जेड बार के इक्वल है और ये कांस्टेंट नहीं है, देन ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है पी जेड बार क्यू जेड इज कांस्टेंट, देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया उससे हमारे पास ए, बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, देन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट सी बी द सर्कल मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 3/2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन that is oriented in the counterclockwise direction. The value of a for which integration z plus 1 upon z square minus 3z plus 2 plus a upon z minus 1 dz equal to 0. ऑप्शन फर्स्ट में है 1, ऑप्शन सेकेंड में -1, ऑप्शन सी में 2 एंड ऑप्शन डी में -2। तो हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इंटीग्रेशन अगर 0 के इक्वल है देन हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है, दिसंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो रियल के हो, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए हमें सर्कल दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो सर्कल का सेंटर है वो तो 0 0 एंड रेडियस 3/2। तो हम सर्कल कुछ इस तरह से बनाएंगे, इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इंटीग्रेशन 0 के इक्वल है। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, बाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz प्लस इंटीग्रेशन a अपॉन जेड माइनस 1 dz इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर करके लिख देते हैं, तो z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 dz प्लस इंटीग्रेशन a अपॉन जेड माइनस 1 dz इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। अब देखिए ये जो यहाँ पे रेजिड्यू कौन कौन से पॉइंट्स पे आएगा, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। लेकिन z इक्वल टू 2 कहाँ पे है, सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट सर्कल के अंदर होते हैं सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। z इक्वल टू 2 तो सर्कल से बाहर है, देन इस पॉइंट पे तो रेजिड्यू आएगा नहीं, तो रेजिड्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे हम, z इक्वल टू 1 पे। देन 2π आयोटा इंटू रेजिड्यू क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। ठीक है, फिर ये सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड। यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू a अपॉन जेड माइनस 1 और इसके इक्वल में 0 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वैल्यू रखेंगे, 2π आयोटा तो पहले से है, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए जैसे आप इसको कंसिडर भी कर सकते हो, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये सेकंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। तो ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ये z माइनस 1 से ये z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और z टेंस टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2। ये सॉल्व हो क्या जाएगा, 2 अपॉन माइनस 1 या फिर माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2π आयोटा इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है वैल्यू, z माइनस 1 इंटू एफ जेड यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिए एफ जेड की वैल्यू a अपॉन जेड माइनस 1 और इंटू में क्या है इसके z माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे सिर्फ a के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2π आयोटा इंटू a और फिर इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2π आयोटा इंटू में a माइनस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। देन ऑप्शन देखिए हमारे पास a की वैल्यू 2 के इक्वल आई और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, देन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f be a real valued harmonic function on C, that is f satisfy the equation del 2f upon del x square plus del 2f upon del y square equal to 0. Define the functions g equal to del f upon del x minus iota del f upon del y and h equal to del f upon del x plus iota del f upon del y. Then first option में है g and h are both holomorphic functions. Option second, g is holomorphic but h is not holomorphic. Option C, h is holomorphic but g need not be holomorphic. And option D, both g and h are identically equal to 0 function.
तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी CSI नेट के क्वेश्चन पेपर से आया है, जून 2015 के क्वेश्चन पेपर से पार्ट बी का क्वेश्चन आया है ये भी। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमें दिया हुआ है एफ इज़ हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी। तो हार्मोनिक फंक्शन होने का मतलब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं del 2f अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस del 2f अपॉन del y स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास g किस तरह से डिफाइन है, del f अपॉन del x माइनस आयोटा del f अपॉन del y, और h डिफाइन है del f अपॉन del x प्लस आयोटा del f अपॉन del y। पहले हम g के लिए चेक करते हैं। जो g फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, del f अपॉन del x माइनस आयोटा del f अपॉन del y। अब क्योंकि f इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, f जो फंक्शन है वो u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में है, तो g भी u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में होगा। देन यहाँ पे u की वैल्यू तो del f अपॉन del x और v की वैल्यू माइनस del f अपॉन del y। तो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि ये होलोमॉर्फिक होगा। तो होलोमॉर्फिक होने के लिए कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम del u अपॉन del x फाइंड करते हैं। del u अपॉन del x क्या आ जाएगा, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, फिर del v अपॉन del y, क्योंकि कोशी-रीमान इक्वेशन के लिए del u अपॉन del x ये किसके इक्वल आना चाहिए, del v अपॉन del y के इक्वल आना चाहिए। तो del v अपॉन del y वो क्या आ जाएगा, माइनस del 2f अपॉन del y स्क्वायर, और माइनस del 2f अपॉन del y स्क्वायर ये किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से del 2f अपॉन del x स्क्वायर के। देन हमें क्या मिल गया, del v अपॉन del y इक्वल टू del 2f अपॉन del x स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ux इक्वल टू वी वाई। फिर सेकेंड कंडीशन del u अपॉन del y, यहाँ से इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, del 2f अपॉन del x del y। ठीक है, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस del 2f अपॉन del x del y। देन हमें क्या मिल जाएगा, del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। और ये दोनों जो इक्वेशन है ये कोशी-रीमान इक्वेशन है। देन जो g फंक्शन है ये तो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन ये होलोमॉर्फिक है। इसी तरह से हम h के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास h फंक्शन क्या दिया हुआ है, h हमारे पास दिया हुआ है del f अपॉन del x प्लस आयोटा del f अपॉन del y। तो यहाँ पे u की वैल्यू del f अपॉन del x और v की वैल्यू del f अपॉन del y। देन यहाँ से पहले हम del u अपॉन del x फाइंड करेंगे, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x और del v अपॉन del y। तो देखिए u की वैल्यू हमारे पास del f अपॉन del x और v की वैल्यू del f अपॉन del y। देन यहाँ से del u अपॉन del x क्या आ जाएगा, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, और del v अपॉन del y, del v अपॉन del y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, del 2f अपॉन del y स्क्वायर के इक्वल। देन ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से जब ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम सेकंड को चेक ही नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, h इज़ नॉट होलोमॉर्फिक। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है g इज़ होलोमॉर्फिक बट h नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए।